प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश पुरोहित, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान, आज आपके साथ हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और स्वरूप के बारे में चर्चा या विमर्श करूंगी। जब कोई विद्यार्थी हिंदी पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके मन में एक सहज जिज्ञासा जागती है कि हिंदी क्या है। वह हिंदी के अंतर्गत सतुक्कड़ी के कबीर को पढ़ता है, अवधी के तुलसी को पढ़ता है, ब्रजभाषा के सूर को पढ़ता है, राजस्थानी के मीरा को पढ़ता है, मैथिली के विद्यापति को पढ़ता है और इन सब को वह हिंदी का साहित्यकार मानता है, हिंदी का कवि मानता है। दूसरी तरफ जब वह वर्तमान में दृष्टिपात करता है तो देखता है कि खड़ी बोली हिंदी ही आज की हिंदी है। साहित्य रचना की भी यही हिंदी है, बोलचाल की भी यही हिंदी है और यही हिंदी राजभाषा भी है। तो उसके मन में यह सहज प्रश्न उत्पन्न होता है या उत्पन्न होना चाहिए कि हिंदी क्या है, हिंदी किस भाषा से विकसित हुई है, उसकी विकास यात्रा क्या है, उसके विकास का स्वरूप क्या है, वह कौन सी बोली है जो हमारे भारत के मध्य देश की, हिंदी भाषी देश की समस्त बोलियों की जननी है। जब इस प्रश्न का उत्तर हम खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ता है, जहां हमें यह ज्ञात होता है कि हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। यानी संस्कृत ही आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का समय सामान्य रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी और उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के भी उस काल में दो रूप मिलते हैं। एक वह संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई है, उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं या फिर छांदस भी कहते हैं, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत जिसे साहित्यिक संस्कृत भी कहा जा सकता है, अर्थात वह संस्कृत जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने, व्यास ने, भास, अश्वघोष और महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाएं की है। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी यानी संस्कृत थी, किंतु क्षेत्रीय बोलियां 3 विकसित हो चली थी, जिनको पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी या पूर्वी के नाम से अभिहित किया जाता है या जाना जाता है। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा शनै शनै विकसित हुई और 500 ईस्वी पूर्व के बाद वह काफी कुछ परिवर्तित हो गई। उसका नाम जो संस्कृत के 500 ईस्वी पूर्व के बाद तक बदल गई थी जन भाषा, उसका नाम उस समय पाली रखा गया। यानी पाली भाषा का काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक का है। पाली शब्द का अर्थ पल्ली यानी ग्राम भी माना जाता है, यानी ग्राम की भाषा जनभाषा पाली कही गई। और अगर पाली का अर्थ पंक्ति माने तो भी यह ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के प्रवचन या बुद्ध का साहित्य पाली भाषा में ही निबद्ध हुआ था, पाली भाषा में ही रचा गया था। बौद्ध धर्म में पिटक ग्रंथों का बहुत अधिक महत्व है और उनमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक त्रिपिटक माने जाते हैं। इनकी रचना पाली भाषा में ही की गई थी। इसके अतिरिक्त आप
जातक कथाओं को भी पढ़ते हैं उनमें भी और धम्मपद में भी पाली भाषा का ही शिष्ट और मानक स्वरूप प्रयुक्त किया गया था। और इस समय यानी पाली भाषा जब बौद्ध साहित्य की रचना की भाषा थी, उस समय क्षेत्रीय बोलियां 4 हो गई थी, जिनको भाषा वैज्ञानिक पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी के नाम से अभिहित करते हैं, दक्षिणी का नाम देते हैं। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक उसका नाम हम प्राकृत कहकर पुकारते हैं। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं जिन्हें प्राकृत कहा जाता है और उनमें मुख्य थी शौरसेनी प्राकृत, पैशाची, राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। यह माना जाता है कि प्राकृत भाषाओं से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का यानी अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश शब्द का मतलब है अपभ्रष्ट यानी अपने मार्ग से हटी हुई भाषा। मार्ग से हटी हुई भाषा, भाषा का मार्ग क्या है? भाषा का मार्ग है व्याकरण। तो अपने व्याकरणिक मार्ग से हटी हुई बोलचाल की भाषा को अपभ्रंश भाषा उस समय कहा गया। 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक का समय प्राकृत भाषाओं का काल कहा जाता है और इन प्राकृत भाषाओं की संख्या निम्न अनुसार मानी जाती है, यानी हम कुछ समय पहले भी कह आए उसी आधार पर शौरसेनी प्राकृत मानी जाती है, पैशाची प्राकृत मानी जाती है, राचड़ प्राकृत मानी जाती है, महाराष्ट्री प्राकृत भी रही है, मागधी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत ये भाषाएं भी रही हैं और इनके जो क्षेत्रीय रूप हैं उनको अपभ्रंश भाषा के नाम से पुकारा जाता है, अपभ्रंश भाषा के नाम से माना जाता है। तो इसी तरह ये नाम अपभ्रंश भाषाओं के भी नाम हैं, यानी शौरसेनी, पैशाची, राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी ये अपभ्रंश भाषाएं कही जाती हैं। और इन अपभ्रंश भाषाओं से ही आधुनिक भाषाएं जिन्हें भारत में बोला जाता है, मुख्यतः उत्तर भारत में बोला जाता है और उनकी अनेक उपभाषाएं हैं जिनको आज हम देख पाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। तो इस विवरण जो अभी हमने दिया उस विवरण से ये स्पष्ट होता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ये 4 उपभाषाएं या 4 आधुनिक भाषाएं विकसित होती हैं। आप चाहें तो प्रिय विद्यार्थियों नोट भी कर सकते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ये इन 4 आधुनिक भारत में बोली जाने वाली उपभाषाओं का विकास हुआ। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। व्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी विकसित हुई और इसी प्रकार महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास होता है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, बिहारी, उड़िया और असमिया इन 4 भारतीय भाषाओं का विकास होता है और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये जो विवरण अभी हमने दिया इससे स्पष्ट है कि हमारे भारत की अधिकांश भाषाएं अपभ्रंश भाषाओं से ही विकसित हुई है और इनमें से अगर हम हिंदी भाषा की बोलियों को, हिंदी की उपभाषाओं को सेलेक्ट करना चाहें, चुनना चाहें, तो हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी एक नाम हमने अभी
कहा था, तो इसमें हिंदी जुड़ा हुआ है, तो ये हिंदी की एक उपभाषा है। इसी तरह राजस्थानी को भी हिंदी की उपभाषा माना गया है, पहाड़ी को भी हिंदी की उपभाषा माना गया है। फिर बिहारी को भी हिंदी की उपभाषा माना गया है, और पूर्वी हिंदी में भी हिंदी शब्द जुड़ा हुआ ही है, तो यह भी हिंदी की उपभाषा है। तो हम जान पाते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। यानी 1000 ईस्वी से हम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का विकास मानते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश हम कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं बोली जाती हैं, जिनके अंतर्गत अनेकों बोलियां समाहित होती हैं। इस पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करते हैं। जैसा अभी कह आए थे कि हिंदी की एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई हैं। पहला खड़ी बोली या कौरवी, दूसरा ब्रजभाषा, तृतीय हरियाणवी, चौथा बुंदेली और 5वां कन्नौजी। यानी ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित होकर हमारे सामने आती हैं। दूसरी उपभाषा है हिंदी की पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और इससे विकसित होने वाली 3 बोलियां हमारे सामने आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी की 4 बोलियां मानी गई हैं। राजस्थानी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा है, जिसकी बोलियां पश्चिमी हिंदी या मारवाड़ी 1, नंबर 2 पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी या इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, तीसरा उत्तरी राजस्थानी या मेवाती, और चौथा दक्षिणी राजस्थानी या मेवाड़ी मालवी। हिंदी की चौथी उपभाषा पहाड़ी भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और पहाड़ी की 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली को कुमाऊनी गढ़वाली बोली भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बिहारी भी हिंदी की उपभाषा है, जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और बिहारी की 3 बोलियां मानी जाती हैं, भोजपुरी, दूसरा मगही और तीसरा मैथिली। यानी इस प्रकार 5 पश्चिमी हिंदी की बोलियां, 3 पूर्वी हिंदी की बोलियां, 4 राजस्थानी की बोलियां, 2 पहाड़ी की बोलियां और 3 बिहारी की बोलियां। इस प्रकार ये 17 बोलियों का समूह होता है, और इन 17 बोलियों का समूह हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, समाहित किया जाता है। हम थोड़ा सा इन बोलियों के बोले जाने वाले इलाके पर और इनके नामकरण पर दृष्टिपात करते हुए आगे चलेंगे। जैसे पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली रही है। यहाँ खड़ी शब्द के विकास में यह माना जाता है कि यह
खरी शब्द से विकसित हुआ है। खरी माने प्योर, यानी शुद्ध, यानी यह जो खड़ी बोली है यह शुद्ध बोली है। दूसरा, यह भी कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खड़ी बोली या कौरवी में खड़ी पाई की बहुलता है, आकारात्मकता की बहुलता है, इसलिए यह खड़ी बोली मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि दूसरी बोलियां समाप्त हो गईं, यानी गिर गईं। केवल यही बोली कायम रही, अपने अस्तित्व को बनाए रख पाई, इसलिए यह खड़ी हुई, यानी अस्तित्ववान बोली है। इस प्रकार अनेक तरीके से इस खड़ी बोली के नामकरण के बारे में विद्वान अपने विचार रखते हैं। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त भाषा में मिलते हैं। खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप को ही अमीर खुसरो ने अपने रचनाओं की भाषा बनाया, यानी खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि मान सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी बोली है ब्रजभाषा। तो ब्रज शब्द का अर्थ होता है चरागाह या गौं का समूह, और पशुपालन के प्राधान्य के कारण मथुरा जनपद के आसपास का इलाका ब्रज क्षेत्र कहलाया और इसी के आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से और लोक साहित्य की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। आपको ज्ञात होगा कि मध्यकालीन साहित्य अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही रचा गया। उस समय ब्रजभाषा का चरम विकास हुआ और कवियों ने विपुल साहित्य ब्रजभाषा में लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि भक्तिकालीन और रीतिकालीन अनेक कवियों की भाषा ब्रजभाषा रही है। तीसरी बोली पश्चिमी हिंदी की है हरियाणवी, और ये जो हरियाणा शब्द है इसको माना जाता है कि हरि प्लस यान, यानी कृष्ण का विमान इधर से ही द्वारिका गया था, इसलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। या फिर इसका संधि विच्छेद करते हुए यह माना जाता है कि हरि अरण्य, यानी हरा भरा वन हरियाणा कहा जाएगा। या इसे अहीर आना भी माना जाता है, अहीर धन या अहीर प्लस आना, है ना। जिस तरह राजपूताना तेलंगाना है, इसी तरह अहीर आना, और इससे यह हरियाणा विकसित हुआ है। हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली, अहीरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी चारों तरफ से इन भाषाओं से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है, जिसका भी अधिकांश अंश अमुद्रित है। कुछ ही अंश है जो पुस्तकाकार मिलता है या मुद्रित मिलता है। इसके अतिरिक्त बुंदेली यानी बुंदेलखंड की भाषा भी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर
आदि के आसपास का भाग बुंदेलखंड कहलाता है। वहीं की बोली बुंदेलखंडी या बुंदेली कहलाती है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लोक साहित्य हमें काफी मिलता है, जिसमें ईसुरी नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनके द्वारा रचित फाग बहुत चर्चित हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आला, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली की भी एक बोली बनाफरी में लिखा गया है। यानी बुंदेली भी अत्यधिक सशक्त और समृद्ध बोली रही है।